Okay, good afternoon all. Today we will start new chapter of your book, that is land resources and agriculture. बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है ना. सो लैंड का जो यूज होता है ना, उसकी क्या क्या कैटेगरीज हैं. गवर्नमेंट ने जो कैटेगरीज कर रखी है लैंड को किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं. लैंड यूज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट. सबसे पहला 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कि जो लैंड का जो यूज़ होता है, जैसे कि कोई फॉरेस्ट में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, माइनिंग में यूज़ होता है, ठीक है. ये जो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो लैंड का यूज होते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड कौन रखता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट रखता है, ठीक है, या स्टेट डिपार्टमेंट भी कई कहीं जगह पर बोला जाता है, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट. ओके, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जगह कई जगह स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी बोला जाता है. तो आपका ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन गया. देन नेक्स्ट, द लैंड यूजर्स कैटेगरीज एड अप टू रिपोर्टिंग एरिया. देखिए, लैंड का जो यूज़ होता है, फॉरेस्ट के अंदर यूज़ हो रहा है, माइनिंग में हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है ना, एग्रीकल्चर में हो रहा है, इन सब का जो एडिशन होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कि ये पूरा लैंड है कंट्री का, कहीं फॉरेस्ट में यूज़ हो रहा है, कहीं किसी चीज़ में यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, ठीक है. ये डिफरेंट जो यूज़ हो रहा है लैंड का, इसका पूरा एडिशन, ठीक है, जो सम है उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग एरिया कहते हैं. क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग एरिया. ओके, विच इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द ज्योग्राफिकल एरिया. और ये ज्योग्राफिकल एरिया का क्या मतलब होता है? ज्योग्राफिकल एरिया इन द सेंस कि आपकी जो कंट्री है ना, ये जो कंट्री है इसमें डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है. ये जो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज वगैरह के अंदर जो ज्योग्राफिकली डिवाइडेड होता है, इसका जो पूरा टोटल होता है दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एरिया. समझ में आ गया? ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स रहता है, ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स रहता है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं. लेकिन रिपोर्टिंग एरिया यानी कि जो कैटेगरी है हम लोगों ने, जिसमें फॉर एग्जांपल कि हमने 60% एग्रीकल्चर में यूज़ कर रखा है, ठीक है, या हमने माइनिंग के अंदर 20% एग्रीकल्चर का यूज़ कर रखा है, तो ये जो होता है ना, ये चेंजेस होता रहता है, ठीक है. तो इसमें डिफरेंट शेड करने के लिए आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग एरिया एंड ज्योग्राफिकल एरिया. तो रिपोर्टिंग एरिया इज लैंड यूज कैटेगरीज एडप टू रिपोर्टिंग एरिया. और इसका मतलब ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब होता है कि जो पूरा यूनिट होता है आपका कंट्री का, उसका जो एडिशन है स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरीज वाइज, उसका एडिशन क्या कहलाता है? ज्योग्राफिकल एरिया कहलाता है. रिपोर्टिंग एरिया को कौन मेजर करता है? रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेजर करता है. सेकंड थिंग इज कि जो मेजर करता है वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट. किसको? रिपोर्टिंग एरिया को. ज्योग्राफिकल एरिया को कौन मेजर करता है? सर्वे ऑफ इंडिया. कौन करता है? सर्वे ऑफ इंडिया मेजर करता है, ठीक है. रेस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन इंडिया. जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती हैं उनका एड क्या कहलाता है? ज्योग्राफिकल एरिया. यस, बोलिए. तुम एक बार वापस बता दो रिपोर्टिंग और ज्योग्राफिकल. बिल्कुल, देखो सिंपल सी चीज़ है, ये इंडिया का लैंड है, ठीक है. अब इसके अंदर जो यूजेस ऑफ लैंड है, डिफरेंट यूजेस होते हैं. अब पहले इसको समझने से के पहले आप ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है? लैंड का यूजेस दे रखा है. लैंड यूज हो रही है, फॉरेस्ट में यूज हो रही है, बैरन एंड वेस्ट लैंड बताई जाती है कि इतना बैरन और वेस्ट लैंड है, ठीक है. कहीं पर आपको ये बताया जाता है कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेस है जहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग कुछ लैंड को ले लेते हैं, है ना, या पास्चर्स के अंदर ले लेते हैं जहाँ ग्रेजिंग लैंड कहलाता है जो, ठीक है. तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है लैंड की, उसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग एरिया. क्या कहते हैं बेटा उसको? रिपोर्टिंग एरिया कहते हैं, जो कि चेंजेस होते रहते हैं.
है ना। पहले के टाइम पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होता था, तो एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा हुआ करती थी। आज के टाइम पर क्या है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर लैंड को ज़्यादा लिया जाता है, एग्रीकल्चर लैंड कम हो गया है। ठीक है, सेटलमेंट्स, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो सेटलमेंट्स के अंदर ज़्यादा लैंड यूज़ हो रही है। ओके, नॉन एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज़ के अंदर हमारी लैंड यूज़ हो रही है। तो ये जो है ना, ये चेंजेस आते हैं इसके अंदर, और इसको मेजर कौन करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। 3 चीज़ें बता दी यहाँ पर मैंने आपको। ठीक है, अब चेंजेस जो लैंड में होते हैं वो होता है रिपोर्टिंग। लैंड में चेंजेस नहीं होता है, लैंड के परसेंट में चेंज होता है कि एग्रीकल्चर को हम कितना दे रहे हैं, हम मिनरल्स इंडस्ट्रीज को कितना दे रहे हैं, वो चीज़। लैंड तो फिक्स है ना, लैंड थोड़ी ना होगी। वो जो लैंड है ना, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, यानी कि जो डिफरेंट स्टेट्स हो रहे हैं आप लोगों के, है ना, ये जो लैंड है उसका एडिशन कहलाता है आपका ज्योग्राफिकल एरिया। हम लोग नहीं बोलते हैं इसका ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, इंडिया का कितना है ना, आपका राजस्थान का कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, एरिया, टोटल एरिया ऑफ लैंड इज नोन एज ज्योग्राफिकल एरिया। ओके, अब डिफरेंस समझ में आ गया। ये फिक्स्ड रहता है, ये चेंजेस आते हैं इसमें, ये फिक्स्ड रहता है। इसका जो मेजर करता है, इसको कौन मेजर करता है, इसको सर्वे ऑफ इंडिया मेजर करता है, रिपोर्टिंग एरिया को मेजर करता है रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट। क्लियर है? अब कोई क्वेश्चन? आई थिंक अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है ना। नाउ अब देखिए इसमें क्या है। हाँ, ये रिपोर्ट सेंसस में होती है क्या? नहीं, सेंसस में नहीं होती है, ये उनका अलग प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। The difference between the two concepts are that while the former changes somewhat depending on the estimate of the land revenue record, the latter does not changes and stay fixed as per Survey of India measurement। ठीक है, तो अभी भी जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिकॉर्ड्स है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, कि आपको लैंड, बेटा सेंसस में नहीं होता है वो। उसमें क्या होता है कि चीज़ें आप कितने परसेंट कुछ टाइम पीरियड के बाद में, हम प्रायोरिटी के बेसिस पे होता है कि अब कितना लैंड कहाँ पर यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, वो अलग चीज़ होती है बिल्कुल, उतना मत जाइए आप लोग। बुक में अभी इतना दे रखा है, आप इतना ही देखिए। तो क्या कहने का मतलब है कि जो डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फॉर्मर चेंजेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेट ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इसमें चेंजेस आता है, और द लेटर डज नॉट चेंज एंड स्टे फिक्स एज पर सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है। You may be familiar with land use categories as they are also included in your social science textbooks of class 10th। आप लोगों ने जो लैंड का यूजेस है, किस किस तरीके से किया जाता है, लैंड का यूज़ कहाँ कहाँ पर कितना कितना होता है, वो देख लेते हैं, कैटेगरीज देख लेते हैं। ठीक है, तो लैंड यूज कैटेगरीज एज मेंशन इन द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड आर एज फॉलोज। देखिए, लैंड रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पर हम लोगों ने किस तरीके से इसको कैटेगराइज कर रखा है। नंबर 1, फॉरेस्ट। It is important to note that area under actual forest cover is different from area classified as forest। देखिए, एक्चुअल फॉरेस्ट और फॉरेस्ट कवर मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ाया था। एक्चुअल फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जहाँ पर एक्चुअली में आपको ट्रीज मिलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर आपको फॉरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, हो सकता है वहाँ पर कोई वेजिटेशन हो ही ना। ठीक है, होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है कि ये सपोज करो एक्चुअल फॉरेस्ट है। ठीक है, एक्चुअल फॉरेस्ट है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी तरीके की कोई ग्रास वगैरह है, या अब हमें क्या करना है, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना है ना, रिजर्व करना है ना, अगर सर्वाइव करना है तो उसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, इस एरिया को इसे भी इंक्लूड कर लेगी और इसे क्या कह देगी, फॉरेस्ट एरिया कह देगी। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर आपको फॉरेस्ट दे दिया नाम, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वेजिटेशन होगी ही होगी। ठीक है, तो वेजिटेशन वहाँ होगी जहाँ एक्चुअल फॉरेस्ट होता है। सो लेटर इट इज़ द एरिया विच द गवर्नमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड एंड demarcated for the forest growth. The land revenue record are consistent with latter definition. Thus, there may be an increase in this category without any increase in the actual forest cover. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक्चुअल फॉरेस्ट बढ़े ना बढ़े, फिर भी हम हमारी फॉरेस्ट लैंड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर कि फॉरेस्ट, कुछ एरियाज जो हैं वो फॉरेस्ट में लिया गया है। देन सेकेंड कैटेगरी क्या है आपकी,
बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन एंड वेस्ट लैंड कौन सी लैंड होती है? द लैंड विच मे बी क्लासिफाइड एज ए वेस्ट लैंड सच एज बैरन, हिली ट्रेन्स हो गया, डेजर्ट लैंड हो गया, है ना, नॉर्मली कैनॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। आज हमारे पास में जो टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ करते हुए भी हम ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर वेजिटेशन ग्रो नहीं कर सकते, उस लैंड को क्या कहा जाता है? बैरन एंड वेस्ट लैंड। ठीक है, यस मैम। देन नेक्स्ट कैटेगरी क्या है आपकी? लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। नाम से ही पता चल रहा है आप लोगों को, वो लैंड जो कि नॉन एग्रीकल्चर एरियाज के लिए यूज होती है ना। लैंड अंडर, जैसे कि नॉन एग्रीकल्चर यूजेस क्या क्या हो सकते हैं आपके? सेटलमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे कि रोड्स बनाना है, कैनाल्स बनाना है, ओके, इंडस्ट्रीज के लिए काम आ सकती है, शॉप्स के लिए काम आ सकती है, आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। एंड एक्सपेंशन इन द सेकेंडरी एंड tertiary activities would lead to an increase in this category of land use। तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, पहले एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा लैंड का यूज़ होता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है? सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर लैंड ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, तो लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस समझ में आ गया आपको? यहाँ पर कोई डाउट? देन बहुत फीका यस मैम आ रहा है। एनीवे, एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। यस मैम, बोलो। हमारे यहाँ पे सेटलमेंट रूरल में ज्यादा है और एग्रीकल्चर से वो डिपेंडेंट है, तो फिर उसमें कैसे ज्यादा हो रहा है? ओवरऑल देखा जाता है ना, ओवरऑल देखा जा रहा है, उसकी बात बोल रहे हैं। ठीक है, अब वो चीज़ नहीं है सर। चलिए, नेक्स्ट है आपका एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स। वो लैंड जो कि क्या काम में आ रही है? मोस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ लैंड इज ओनर्ड बाय द विलेज पंचायत और द गवर्नमेंट। इस तरीके की जो लैंड होती है गांव में, ज़्यादातर किसके द्वारा ऑन की जाती है? पंचायत या फिर गवर्नमेंट के द्वारा ऑन की जाती है। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ऑन। कुछ ही एरियाज ऐसे होते हैं या बहुत कम ऐसे एरियाज होते हैं जो कि प्राइवेटली किसी पर्सन के, इंडिविजुअली कोई उसको ऑनर हो उसका। द लैंड ऑन बाय द विलेज पंचायत कम अंडर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। अब देखिए, इसको क्या कहा जा सकता है? इसको एक और नाम से जानते हैं, जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पंचायत या गवर्नमेंट के अंडर में होती है, जो कि कॉमन प्रॉपर्टी होती है, जहाँ पर ग्रेजिंग वगैरह करवाई जाती है, इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी बोला जाता है। ये भी आपका 1 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज एरिया जहाँ पर आपके जो ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रोव्स ग्रो होते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन नेक्स्ट नोन एरिया। देखो, द लैंड अंडर ऑर्चार्ड एंड फ्रूट ट्रीज आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। वो एरिया जहाँ पर फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं, है ना, ट्रीज, कुछ स्पेशल ट्री वगैरह जो होते हैं उस तरीके से जो ग्रो किए जाते हैं पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर, उनको हम इसमें कैटेगरी में डालते हैं। मच ऑफ दिस लैंड इज़ प्राइवेटली ऑन, और यानी कि ज़्यादातर इस तरीके के जो लैंड्स होते हैं वो प्राइवेटली ऑन किए जाते हैं, यानी कि पर्टिकुलर इंडिविजुअली किसी ना किसी पर्सन का वो फार्म होता है। देन कल्चरेबल वेस्ट लैंड। कल्चरेबल वेस्ट लैंड कौन सी होती है? एनी लैंड विच इज लेफ्ट फैलो इन द सेंस अनकल्टिवेटेड, यानी कि हम लोग नहीं छोड़ देते हैं, ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, वो लैंड जो कि मोर देन 5 years इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। जो ज़मीन या कोई भी लैंड 5 years से ज़्यादा खाली छोड़ दी जाती है, उसे हम कहते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड। It can be brought under cultivation after improving it through रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि उसमें कल्टीवेशन करके वहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पर कल्टीवेशन किया जा सकता है। ओके, देन नेक्स्ट इज करंट फैलो। करंट फैलो क्या होती है? वो लैंड होती है जहाँ पर दिस इज द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चर ईयर। 1 या 1 साल से कम अगर उसे खाली छोड़ा जाए,
ठीक है, हम लोग क्यों छोड़ते हैं, खाली फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए छोड़ते हैं ना। तो ऐसी लैंड जो 1 या 1 साल से कम छोड़ी जाती है उसे हम कहते हैं करंट फैलो। फैलोइंग इज ए कल्चर प्रैक्टिस अडॉप्ट फॉर गिविंग द लैंड रेस्ट। द लैंड रिकूप्स द लॉस फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेस। इससे क्या होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे जो सॉइल होती है वो अपनी फर्टिलिटी वापस गेन करता है। अब इसके बाद आता है हमारा फैलो अदर देन करंट फैलो। This is also a cultivable land which is left uncultivated for more than a year but less than 5 years। 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम टाइम पीरियड के लिए जो जमीन खाली छोड़ दी जाती है, that is called fallow other than current fallow। If the land is left cultivated for more than 5 years, okay, it would be categorized as cultivable wasteland, और इसको हम क्या कहेंगे, cultivable wasteland कह सकते हैं। ठीक है, नेट एरिया सोन क्या मतलब होता है, ये वो एरिया होता है, वो लैंड को कहा जाता है जहां पर प्रैक्टिस में है क्या, जैसे कि बीज बोने से लेकर पूरा हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई तक का जो प्रोसेसिंग हो रही है वहां पर, उसको हम क्या कहेंगे, नेट एरिया सोन कहेंगे। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया सॉरी। ओके, यहाँ पर ये जो कैटेगरीज हैं ये आपको अच्छे से समझ में आई। इसका पूरा एडिशन है ना, इस लैंड का पूरा एडिशन जो है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग एरिया कहलाता है। Yes, ma'am. नाउ मैम, हमारे इंडिया में एक्चुअल फॉरेस्ट क्या परसेंटेज है? 22.7 समथिंग है ना, जिसको कि कितना करना है, 33% लेके आना है, ये एम है। अभी मैंने आपकी प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ा है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा नेचुरल वेजिटेशन चैप्टर। यस मैम। हाँ, यस। ओके, नेक्स्ट इज लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया। जो लैंड का जो यूज है ना, हमने अभी ये जो पढ़ा कि एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये भी क्या होता है, इसमें भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, लैंड यूज इन ए रीजन टू ए लार्ज एक्सटेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट इन दैट रीजन। अब ये कैसे चेंजेस आते हैं, डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है वो इन्फ्लुएंस करता है लैंड के यूज को। ठीक है, वाइल इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंजेस ओवर टाइम, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं वो टाइमली क्या होती जाती हैं, चेंज होती चली जाती हैं। ठीक है, लैंड लाइक मेनी अदर नेचुरल रिसोर्सेज इज फिक्स्ड इन टर्म ऑफ इट्स एरिया। एट दिस स्टेज वन नीड टू अप्रिशिएट 3 टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट एन इकोनॉमिक undergoes which affect land uses। अब देखिए यहाँ पर 3 इकोनॉमिकल कुछ इस तरीके के केसेस बताए हैं, फैक्टर्स बताए हैं जो कि लैंड का यूज को चेंज करती है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, द साइज ऑफ द इकोनॉमी। क्या है, द साइज ऑफ द इकोनॉमी। साइज ऑफ द इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, क्यों ग्रो करेगी, पॉपुलेशन बढ़ती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, हम लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो जीडीपी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, जीडीपी ज़्यादा बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़ेगी। ओके, तो क्या होगा, द साइज ऑफ द इकोनॉमी, इसका मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए, मेजर्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं, प्रोडक्शन होता है, उनकी वैल्यू यानी कि जीडीपी। ठीक है, ये बात समझ में आई। ग्रोज ओवर टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये सारी चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, चेंजेस इनकम लेवल, हमारे इनकम लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इनकम बढ़ेगी। अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट द प्रेशर ऑन लैंड तो उतना ही है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट कहाँ आ रहा है, लैंड पे प्रेशर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि लैंड थोड़ी ना बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बाकी लैंड थोड़ी ना बढ़ रही है, एक्सटेंड थोड़ी ना हो रही है, तो प्रेशर किस पे आ रहा है, लैंड पे आ रहा है। ठीक है,
will increase with the time and marginal land would come under use। तो अब क्या होगा, लैंड पे जब प्रेशर आएगा, ये लैंड है तो हम क्या करेंगे, जो वेस्ट लैंड पड़ी है साइड में जिसका हम यूज नहीं ले रहे हैं, हम उसको भी उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसको भी तो उसके अंदर इंक्लूड करेंगे, मार्जिनल लैंड को भी तो उसमें यूज करेंगे। तो आ गया ना फिर इसकी वजह से, तो साइज ऑफ इकोनॉमी की वजह से क्या हो रहा है, यूज बढ़ रहा है लैंड का, चेंजेस आ रहे हैं लैंड के। यस मैम। ठीक है, सो सेकेंडली क्या है फैक्टर, देख लेते हैं। सेकेंड, द कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी का क्या मतलब है यहां पर, देखिए, वुड अंडरगो ए चेंज ओवर टाइम। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये लैंड है, यहां पर 100, यहां पर क्या है, जीडीपी है। ठीक है, अब इसमें से 60% हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं, प्राइमरी में कह सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में यूज हो रही है। ठीक है, हमारा पहले 20% हमारा सेकेंडरी के अंदर यूज हो रहा था, 20% हमारा टर्शरी के अंदर यूज हो रहा था, जो कि अब क्या चेंजेस आ गए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर 30% हम लोग प्राइमरी के अंदर दे रहे हैं, 30% हम लोग सेकेंडरी में दे रहे हैं, और 40% हम लोग किस में कर रहे हैं, टर्शरी के अंदर कर रहे हैं। तो ये लैंड का यूज चेंज आया। ठीक है, टाइम के साथ साथ। इन अदर वर्ड, द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर यूजली ग्रो मच फास्टर देन द प्राइमरी सेक्टर। स्पेसिफाई द एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर हम बात करते हैं स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर की, अगर हम बात करते हैं तो वो इतना फास्ट नहीं ग्रो करता है जितना कि सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स में चेंजेस आते हैं। ठीक है, ग्रो करता है। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। और ऐसे चेंजेस ज्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि वो फास्ट रैपिड ग्रो होने पे आ रही है। ठीक है, लाइक इंडिया। दिस प्रोसेस वुड, यानी कि आप एक सिंपल सी बात देखिए ना, पहले जो लोग थे 85% एग्रीकल्चर लैंड पे ही डिपेंड हुआ करते थे। क्या आज के टाइम पर ऐसा है, क्या आज के टाइम पर ऐसा है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी कम हुई है, नहीं हुई है, पहले जितनी है क्या, हो रही है ना। तो दिस प्रोसेस वुड रिजल्ट इन ए ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ लैंड from agriculture uses to non-agriculture uses। ठीक है, you would observe that such changes are sharp around large urban areas में changes हो गए हैं। The agricultural land is being used for building purpose। ठीक है, अब क्या देखने को मिल रहा है, जो एग्रीकल्चर लैंड हुआ करती थी वो कहाँ देखने को मिल रही है, हम लोग क्या यूज में ले रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाने के यूज में ले रहे हैं, अर्बन एरियाज बन रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि लैंड का यूजेस को चेंज करते हैं। देन थर्ड जो है हमारा, वो क्या है, थ्रू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रिड्यूसेस ओवर टाइम। अब हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हमारा टाइम निकला है, हमारी जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे वो रिड्यूस हुई है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या हुई है हमारी, रिड्यूस हुई है ओवर टाइम। द प्रेशर ऑन लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज डज नॉट डिक्लाइन। लेकिन अभी भी प्रेशर जो है लैंड पे वो डिक्लाइन नहीं हुआ है। ठीक है, अब लैंड से प्रोडक्शन तो उतना ही होना है ना, लैंड तो बढ़ नहीं सकती, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई, लैंड तो और छोटा हो गया, क्योंकि अर्बन से एरियाज आ गए, है ना, इंडस्ट्रीज के लिए ले लिया गया, या बहुत सारे अदर वर्क के लिए हमने लैंड का यूज़ कर लिया। लेकिन अब क्या हुआ है, प्रेशर ऑन लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी डज नॉट डिक्लाइन। लेकिन जो अभी तक डिक्लाइन नहीं हुआ है प्रेशर, ठीक है, एग्रीकल्चर पे, द रीज़न क्या है इसके पीछे, क्या रीजंस हो सकते हैं कि हमारा अभी तक पॉपुलेशन जो प्रेशर है लैंड का वो कम नहीं हुआ है, क्या प्रेशर, क्या रीजन है। इन डेवलपिंग कंट्रीज द शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर यूजली डिक्लाइन मच मोर स्लोली कंपेयर टू डिक्लाइन इन द सेक्टर शेयर इन जीडीपी। अगर हम बात करते हैं जीडीपी में, ठीक है, तो जो शेयर ऑफ पॉपुलेशन है ना, शेयर ऑफ पॉपुलेशन की जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे वो कम नहीं हुई है, उतनी कम नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी, मच मोर स्लोली कंपेयर टू डिक्लाइन इन द सेक्टर शेयर इन जीडीपी। दूसरा रीजन क्या है, नंबर ऑफ पीपल दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अरे भाई, दूसरा रीजन ये है कि यहाँ से जो लैंड है हमारी, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, पॉपुलेशन की वजह से इतना ज्यादा बढ़ गया कि यहाँ पर प्रेशर तो आएगा ही ना, पॉपुलेशन जो लैंड है वो तो एक्सटेंड नहीं हो रहा
है ना। अब लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, खाने को भी ज्यादा चाहिए, खाने को भी ज्यादा चाहिए ना, क्योंकि फीड नहीं करेगी क्या, ठीक है, फीड उनको खिलाने के लिए तो खाना चाहिए ना, प्रोडक्शन तो चाहिए। तो अब क्या हो रहा है, ये लैंड पे प्रेशर ही तो आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। Yes, ma'am. तो लैंड का जो प्रेशर है वो क्या हुआ है, कम हुआ है क्या, नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि लैंड जो चेंज हो रही है, लैंड का जो यूजेस है जो चेंज हो रहा है दिन ब दिन, उसको हमने यहाँ पर बताया है। इसमें कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो, आज जो पढ़ाया इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। कल बाकी सारी चीजें जो हैं कल पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही हूं, वो नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। लिखिए, जितना पढ़ाया है उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन लैंड यूज। दिख रहा है आप लोगों को सबको? क्वेश्चन नंबर 2, हाँ नोट करिए, एक्सप्लेन द लैंड use category as maintained in land revenue record. The next third question is differentiate between reporting area and geographical area.